हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का आज की क्लास में। और आज क्लास 12th के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरा निचोड़ हम लेके आए हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितनी भी नेमिंग रिएक्शंस हैं, महत्वपूर्ण नेमिंग रिएक्शंस, सारी की सारी नेमिंग रिएक्शंस हम एक वीडियो में कवर करने वाले हैं, जो इससे पुराने एग्जाम्स में आई हैं और नए एग्जाम में भी आने की जिनकी प्रोबेबिलिटी है, मतलब कि चांसेस ज़्यादा हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देर न करते हुए हम लोग। जो इनमें से पहली रिएक्शन है, ये पहली रिएक्शन का नाम है हैलोफॉर्म अभिक्रिया। ये हैलोफॉर्म अभिक्रिया है और हैलोफॉर्म अभिक्रिया जो होती है वो हैलोजन के साथ में संपन्न होती है। और हैलोजन आप जानते हो 4 होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। उन चारों में से कोई भी हैलोजन यहाँ भाग ले सकता है, लेकिन हम पहले केवल और केवल हैलोजन से ओवरऑल रिएक्शन करवाने वाले हैं। ओवरऑल रिएक्शन में हमने ले लिया एल्केन, एल्केन में ले लिया हमने मेथेन। मेथेन की क्रिया हैलोजन से करवा रहे हैं और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो इसमें क्या होता है, ये मेथेन जो है पहले टूटता है। मेथेन टूटता है CH3 रेडिकल और हाइड्रोजन रेडिकल में, और यहां से ये हैलोजन भी टूटता है अपने अपने रेडिकल्स में। जब ये टूटते हैं दोनों, तो CH3 के साथ में एक हैलोजन आ जाता है। CH3 के साथ में टूटा हुआ एक हैलोजन आ गया, तो बना क्या, CH3X प्लस यहां का एक हाइड्रोजन जो निकला, एक यहां बचे हुए हैलोजन के साथ में जुड़ेगा और जाके बन जाएगा HX। तो पहली रिएक्शन हुई मेथेन प्लस हैलोजन अणु, सूर्य का प्रकाश, बना क्या, CH3X प्लस HX। इसका IUPAC नाम क्या होगा, हेलोमेथेन। ऐसे उसको लेते हैं हम दोबारा से, प्लस हैलोजन, ये सूर्य के प्रकाश का जो है चिन्ह है, H से प्रेजेंट करते हैं सूर्य के प्रकाश को। फिर हमने किया CH3X प्लस X2, X फिर टूट के आएगा यहाँ पे, एक हाइड्रोजन जो हटेगा, इसी हाइड्रोजन को हटाने के बाद में एक X यहाँ आके और जुड़ जाएगा। तो भैया यहाँ क्या बचेगा, 2 हाइड्रोजन और 2 हैलोजन। मैंने मान लिया CH2X2 प्लस एक हाइड्रोजन जो आएगा, एक हाइड्रोजन को निकाल के फिर से बाहर हो गया HX। ऐसे कंटिन्यू करते जाएंगे, CH2X2 उसको ले आएंगे अब, प्लस X2 प्लस फिर से सूर्य का प्रकाश। तो फिर यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन एक यहाँ का फिर से निकलेगा, हैलोजन आके एक फिर जुड़ेगा, तो क्या बचेगा, CHX3 प्लस हाइड्रोजन यहाँ का जो निकला, हैलोजन को पकड़ के चला गया X। इसी को हम बोलते हैं हैलोफॉर्म। इसी CHX3 को हम क्या बोलते हैं भैया, हैलोफॉर्म। अच्छा, हैलोफॉर्म अभिक्रिया यहीं पे कंप्लीट हो जाती है आपकी, बट एक और स्टेप ये हैलोफॉर्म काम करता है। हैलोफॉर्म अगर सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति रहेगी और फिर से हैलोजन आएगा, तो फिर यहाँ का हाइड्रोजन बचा हुआ जो है, ये हाइड्रोजन फिर पूरा का पूरा बाहर निकल जाएगा X के साथ में HX, और एक और हैलोजन आकर के यहाँ जुड़ जाएगा CX4। अगर यहाँ हम बात करें कि हैलोफॉर्म की जगह पे आइडोफॉर्म अभिक्रिया, क्लोरोफॉर्म अभिक्रिया, तो X की जगह पे हम ले लेंगे क्लोरोफॉर्म के लिए Cl2 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 Cl2, और अगर हम आइडोफॉर्म की बात करेंगे तो यहाँ ले लेंगे I2 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 I2। बात समझ में आ गई। हैलोजन की जगह पे हम ब्रोमीन ले लेंगे ब्रोमोफॉर्म के लिए, आयोडीन ले लेंगे आइडोफॉर्म के लिए, और Cl ले लेंगे क्लोरोफॉर्म के लिए। ठीक है, देखिए अगली रिएक्शन हम लेके आए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये रिएक्शन क्या है, एक प्रकार का रूल है, ये मार्कोनी-काफ का नियम। एक वैज्ञानिक हुआ करते थे, उन्होंने एक रूल दिया था। क्या रूल दिया था, एल्कीन में जब हम हाइड्रोजन हैलाइड की क्रिया कर रहे हैं, एल्कीन में, असंतृप्त एल्कीन में जब हम हाइड्रोजन हैलाइड की क्रिया करवाते हैं, तो हाइड्रोजन जाके वहां जुड़ता है जहां पे हाइड्रोजन के नंबर्स ज्यादा होते हैं। डबल बॉन्ड के इर्द गिर्द कार्बन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा रहेगी, और हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन की संख्या कम रहेगी। तो आप सिंपल देख सकते हैं, ये हाइड्रोजन आकर के यहां जुड़ रहा है और हाइड्रोजन आकर के यहां जुड़ रहा है, वो सामने आप देख पा रहे हैं। ठीक है, और हेलोएल्केन बन चुका है। इसका अपोजिट होता है, उसे हम बोलते हैं एंटी मार्कोनी-काफ का नियम। एंटी मार्कोनी-काफ के नियम को हम बोलते हैं खैरास प्रभाव, खैरास इफेक्ट भी बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है, सेम वही चीज होती है, असंतृप्त एल्कीन, अनसैचुरेटेड एल्कीन, इनमें फिर से क्रिया करवाते हैं हाइड्रोजन हैलाइड से। इस बार क्या होगा, पेरोक्साइड की उपस्थिति में, वो पेरोक्साइड बेंजोइल पेरोक्साइड भी हो सकता है जो मैंने ले रखा है यहाँ पे। अब यहाँ क्या होगा, हाइड्रोजन वहां जाके जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या कम होगी, जस्ट उसका अपोजिट। हाइड्रोजन वहां जाके जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन की संख्या कम होगी, और हाइड्रोजन वहां जाके जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होगी। तो देखिए क्या बनना, CH3 CH पे आ गया एक और हाइड्रोजन, तो बन गया CH3 CH2, और यहाँ का डबल बॉन्ड जो टूटा, एक बचा सिंगल बॉन्ड, और आगे हो गया क्या, CH2
और ब्रोमीन आके इस जगह पे जुड़ गया तो CH2Br, ये भी बन गया एक हैलो एल्केन। स्टूडेंट्स अगले रिएक्शन पे आते हैं। अगले रिएक्शन है हमारी तीसरे नंबर की डार्जन अभिक्रिया। डार्जन अभिक्रिया में क्या होता है, एल्कोहल रहता है। एल्कोहल की क्रिया थायोनिल क्लोराइड SOCl2 को बोलते हैं, थायोनिल क्लोराइड के साथ में करवाते हैं और पिरिडीन की उपस्थिति में ये क्रिया संपन्न कराते हैं आप। तो होता क्या है, एल्कोहल से बनता है क्या आपका हेलो एल्केन। क्या बनता है, हेलो एल्केन। मैंने यहाँ पे 2 कार्बन लिए थे तो यहाँ 2 कार्बन लिख लीजिएगा, मतलब यहाँ पे आप जो हो जाएगा CH3 CH2Cl, ठीक है, ये बनेगा प्लस SO2 और साथ के साथ HCl गैस, HCl निकलता है इसमें, ठीक है। डार्जन अभिक्रिया में क्या होता है, हेलो एल्केन बनाने की क्रिया है। अगली क्रिया है हुन्सडीकर अभिक्रिया। हुन्सडीकर अभिक्रिया बड़ी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है ये। इसमें क्या होता है, आप लेते हैं क्या, सिल्वर का आप लेते हैं प्रोपेनोएट। सिल्वर का ये क्या है, एसीटेट बोल सकते हैं आप इसको, 2 कार्बन का होता तो, प्लस इसमें ब्रोमीन के साथ में रिएक्शन करवाते हैं इसकी। तो यहां होता क्या है यहाँ पे CH3 CH2 के साथ में आ जाता है ब्रोमीन, मतलब एथिल ब्रोमाइड बन जाता है और साथ साथ दोनों ये कार्बन के साथ लगे हुए ऑक्सीजन निकल जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, और साथ के साथ बचा हुआ जो यहाँ का एक ब्रोमीन है ये सिल्वर के साथ चला जाता है, सिल्वर ब्रोमाइड बन जाता है। तो ये दोनों रिएक्शंस जो हैं आपकी ये हेलो एल्केन बनाने की है। अगली रिएक्शन है फिंगलिस्टीन अभिक्रिया। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है इसके बारे में। इसमें क्या करते हैं, हेलो एल्केन लेते हैं और हेलो एल्केन की क्रिया सोडियम आयोडाइड के साथ में करवाते हैं। ये फिक्स चीज है कि आप हेलो एल्केन लेंगे कौन सा, CH3 CH2Br, मतलब एथिल ब्रोमाइड। एथिल ब्रोमाइड की क्रिया आप करवाएंगे सोडियम आयोडाइड के साथ। जब सोडियम आयोडाइड टूटेगा तो आयोडीन इसका आएगा, ये ब्रोमीन की जगह ले लेगा। ये देखिए आप CH3 CH2 के साथ में आयोडीन आ गया है, प्लस सोडियम के साथ जो निकलने वाला ये वाला बगल वाला ब्रोमीन है ये चला जाएगा, सोडियम ब्रोमाइड बन गया। इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है ये। अगली रिएक्शन है श्वार्ट्ज अभिक्रिया। श्वार्ट्ज अभिक्रिया भी बड़ी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। ये आप समझिएगा हैलोजन विनिमय की अभिक्रिया है। ये भी हैलोजन विनिमय अभिक्रिया है, ये भी हैलोजन विनिमय अभिक्रिया है। हैलोजन विनिमय का मतलब क्या होता है, हैलोजन एक आया, दूसरा हैलोजन उसकी जगह से निकल के चला गया। मतलब यहाँ का आयोडीन आया था, ब्रोमीन को हटाया और ब्रोमीन की जगह पे आकर के जुड़ गया, देखिए, और ब्रोमीन यहाँ से सोडियम के साथ में चला गया। इसमें भी सेम वैसा ही होगा, हैलोजन विनिमय अभिक्रिया। देखिएगा मेथिल ब्रोमाइड लिया हमने प्लस सिल्वर फ्लोराइड, सिल्वर के साथ में आप फ्लोरीन ही लेंगे। अब यहाँ का क्या होगा, फ्लोरीन आएगा, ब्रोमीन को हटाएगा और फ्लोरीन ब्रोमीन की जगह पे आके लग गया, और साथ साथ ब्रोमीन जो है आप सिल्वर के साथ चला गया, सिल्वर ब्रोमाइड बन गया। मतलब हैलोजन एक आया इसके साथ जुड़ा, ब्रोमीन एक गया उसके साथ जुड़ा, ठीक है। ये हैलोजन विनिमय अभिक्रिया हो गई, श्वार्ट्ज अभिक्रिया बोलते हैं इसके। श्वार्ट्ज अभिक्रिया में ब्रोमीन और सिल्वर का रहेगा, सिल्वर के साथ में ये रहेगा, ये सोडियम का रहेगा, सोडियम का सॉल्ट, ये सिल्वर का सॉल्ट, ध्यान रखिएगा आप इसके बारे में। वुड्स अभिक्रिया। वुड्स अभिक्रिया में क्या होता है, हेलो एल्केन के 2 अणु लेते हैं हम, हेलो एल्केन के 2 अणु लेकर के क्रिया सोडियम धातु के साथ करवाते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में, ड्राई ईथर की उपस्थिति में। बहुत बार पूछी गई अभिक्रिया है ये, बहुत बार रिपीट होती है ये अभिक्रिया। क्या हुआ फिर, CH3 CH2 यहाँ का, CH3 CH2 यहाँ का, ये दोनों आकर के आपस में जुड़ जाते हैं ये इस तरीके से, और बनता है एल्केन, और साथ साथ सोडियम दोनों ब्रोमीन को उठा के चला जाता है, बनता है क्या, सोडियम ब्रोमाइड, ठीक है। ये अभिक्रिया आप समझिएगा कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। रिएक्शन का नाम है एसन अभिक्रिया। टोटल पूरी रिएक्शन को बोलते हैं एसन अभिक्रिया। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोला जाता है इसको। और इसके 2 स्टेप होते हैं। पहली अभिक्रिया को बोलते हैं SN1 अभिक्रिया, दूसरी अभिक्रिया को बोलते हैं SN2 अभिक्रिया। SN1 अभिक्रिया का जो फुल फॉर्म होता है यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हिंदी में इसे कहते हैं एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसके नाम में ही इसकी परिभाषा भी छिपी है। एक अणु भाग लेता है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के अंदर, और वो अणु कौन सा होगा, 3 डिग्री का हेलो एल्केन होगा। 3 डिग्री का हेलो एल्केन मतलब तृतीयक हेलो एल्केन होगा। तो तृतीयक हेलो एल्केन मैंने ये ले रखा है। इसकी क्रिया आपको करवानी होगी किसके साथ में, प्रबल क्षार के साथ में, जो कि जिससे कि OH मिल जाए, CN मिल जाए, या कोई एक ऐसा न्यूक्लियोफाइल मिल जाए जो कि सामने जाकर के अटैक करवा सके। देखिए क्या होता है, CH3 का होल थ्राइस CCl, मतलब 3 डिग्री का हेलो एल्केन लिया, NaOH की क्रिया करवाएंगे, ये Cl हटेगा, प्रतिस्थापित हो जाएगा किससे, OH से। नाभिक स्नेही OH क्या होता है, एक नाभिक स्नेही OH Cl को हटाएगा
और OH Cl के स्थान पे आके जुड़ गया, प्लस अब Cl यहाँ से जो हटा ये Na के साथ में बाहर चला गया। ये तो पूरी हो गई रिएक्शन, अभिक्रिया हो गई। इस अभिक्रिया की क्रियाविधि भी पूछता है, तो मैंने क्रियाविधि भी साथ साथ लिख दी। इस अभिक्रिया की क्रियाविधि को समझने के लिए, मैकेनिज्म को समझने के लिए 2 स्टेप करने होते हैं। 2 स्टेप में इसका मैकेनिज्म कंप्लीट होता है। पहले स्टेप में क्या होता है कि 3 डिग्री का कार्ब कटायन बनता है, और उसके बाद में ये कार्ब कटायन आता है और किसके साथ में, यहाँ वाला जो OH आयन आएगा यानी न्यूक्लियोफाइल, इसको हम न्यूक्लियोफाइल बोल सकते हैं, न्यूक्लियोफाइल के साथ में जाकर के जुड़ जाता है। तो पहले स्टेप में मतलब कार्ब कटायन बनने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, इसलिए इस प्रोसेस को स्लो प्रोसेस कहते हैं। और यही प्रोसेस क्या होता है, रेट डिसाइड करता है इस रासायनिक अभिक्रिया की, इस रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रदर्शित करता है ये। तो समझिएगा होता कैसे है, CH3 का होल थ्राइस CCl। अब यहाँ का Cl हटेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और Cl बाहर जा चुका है। अब CH3 के पॉजिटिव चार्ज को ही हम कहेंगे 3 डिग्री का कार्ब धनायन। ये 3 डिग्री का कार्ब धनायन अब क्या काम करेगा, यहाँ वाले OH आयन के साथ में जुड़ेगा, OH आयन के साथ में जुड़ गया। ये काम स्लो हुआ, ये काम फास्ट हो गया। ये मैकेनिज्म लिख लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर अगली रिएक्शन SN2 वाली जो है इसी का पार्ट, इसको बोलते हैं बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हिंदी में कहते हैं इसको द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये केवल एक ही स्टेप में कंप्लीट होती है अभिक्रिया है, ये एक ही सिंगल स्टेप में कंप्लीट होती है। इसमें भाग कौन लेता है, 1 डिग्री हेलोएल्केन। SN1 में 3 डिग्री, SN2 में 1 डिग्री हेलोएल्केन। 1 डिग्री हेलोएल्केन का मैंने एक उदाहरण ले रखा है, इसकी क्रिया आप करवाएंगे NaOH के साथ में, जैसे ऊपर वाले करवा दिए थे। इसमें क्या होगा, CH3 Cl हटेगा, यहाँ पे OH आके यहाँ जुड़ जाएगा। सब्स्टिट्यूशन मतलब प्रतिस्थापन होता है, प्रतिस्थापित कर देगा कौन, OH किसको, Cl को, आके इसकी जगह पे जुड़ गया। ये रिएक्शन कंप्लीट हुई। इसका मैकेनिज्म केवल एक सिंगल स्टेप में कंप्लीट होता है। ये एक ही पद में अभिक्रिया पूरी होती है। कैसे पूरी होती है, पहले पद में ये लेते हैं हम हेलोएल्केन, हेलोएल्केन की क्रिया करवाते हैं किसके साथ में, हम NaOH के साथ में। तो NaOH का जो OH आयन होता है, जिसे हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं, ये आता है और अटैक करता है, इसके बॉन्ड के ऊपर अटैक करता है। तो धीरे धीरे बॉन्ड के ऊपर जैसे जैसे ये अटैक करता जाएगा, बॉन्ड के ऊपर अटैक करता जाएगा, वैसे वैसे ये नजदीक आता जाएगा। अटैक करके ये क्या होगा, जुड़ने का प्रयास करेगा ना CH3 के साथ में। जैसे जैसे ये जुड़ने का प्रयास करेगा CH3 के साथ में, वैसे वैसे Cl बाहर होता जाएगा। तो मैंने यहाँ पे ये दिखा देना है थोड़ा सा, ये आएगा और यहाँ पे ये अटैक करेगा, और जैसे ये अटैक करेगा, इसके साथ जुड़ने का प्रयास करेगा, वैसे वैसे ये क्या होगा, Cl बाहर जाता जाएगा, ये OH आता जाएगा और Cl बाहर जाता जाएगा। ये काम स्लो होता है। अगले में जैसे ही यहाँ का थोड़ा सा क्या होता है, ये OH पास में आ जाता है, Cl तुरंत बाहर निकल जाता है। तो Cl बाहर निकलेगा Cl आयन के रूप में, और CH3 के साथ में कौन आके जुड़ गया, OH आयन। तो क्या बन गया, मैथिल एल्कोहल। अगली रिएक्शन है फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। फ्रैंकलैंड अभिक्रिया में क्या होता है, हेलोएल्केन रहता है, यानी हमने ले लिया कौन सा हेलोएल्केन, CH3CH2I मतलब एथिल आयोडाइड। इसकी क्रिया करवाएंगे जिंक धातु के साथ में। फ्रैंकलैंड में जिंक धातु क्रिया करती है, ध्यान रखिएगा। जिंक धातु से जब आप क्रिया करवाओगे और इसको गर्म करोगे, मिला के गर्म करोगे, मिला के गर्म करने के बाद क्या बनता है, एथिल जिंक एथिल। एक मिनट, अगली रिएक्शन पे आते हैं भैया, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। फ्रैंकलैंड अभिक्रिया में क्या होता है, CH3CH2I मतलब कि एथिल आयोडाइड क्रिया करता है, यानी कि हेलोएल्केन क्रिया करता है जिंक के साथ में, और गर्म करते हैं हम, तो प्रोडक्ट ये बनता है CH3CH2 का होल ट्वाइस Zn प्लस ZnI2। ये रिएक्शन भी आप अच्छे ढंग से याद रख लीजिएगा। अगली रिएक्शन है सैंडमायर अभिक्रिया। सैंडमायर अभिक्रिया इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, ध्यान रखिएगा। ये लेते हैं डायजोनियम सॉल्ट, डायजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड है ये। इसकी क्रिया करवाते हैं आप किसके साथ में, HCl के साथ में, और CuCl की उपस्थिति में 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे बनता क्या है ये, क्लोरोबेंजीन, और नाइट्रोजन गैस इसमें से जाती है बाहर। अगली रिएक्शन है रैसिंग प्रक्रम, रैसिंग प्रोसेस। इसमें क्या होता है, हेलोएरिन बनाने की रिएक्शन है ये। आप लेते क्या हो, बेंजीन में क्या करते हो, HCl और O2 मिलाते हो आप, CuCl2 की उपस्थिति में 250 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर बनता क्या है आपका, क्लोरोबेंजीन, और हाइड्रोजन मतलब जल बाहर जाता है। अगली रिएक्शन है वुड्ज-फिटिक अभिक्रिया। वुड्ज अभिक्रिया भी हमने आपको जस्ट करवाया ही था। वुड्ज में क्या होता था, 2 हेलोएल्केन भाग लेते थे। वुड्ज-फिटिक में क्या होगा, वुड्ज-फिटिक में क्या होगा भैया, एक हेलोएरिन भाग लेगा और दूसरा जो है हेलोएल्केन भाग लेगा, दूसरा हेलोएल्केन भाग लेगा, यहाँ पे होगा CH3Cl। वुड्ज-फिटिक में देखिएगा, एक हेलोएरिन दूसरा हेलोएल्केन, दोनों मिलेंगे आपस में। होता क्या है फिर,
यहाँ का क्लोरीन हटेगा, यहाँ के क्लोरीन पे आकर के CH3 जुड़ जाएगा, ये टोलुइन इसको बोलते हैं। और साथ साथ क्या होगा, NaCl बाहर जाएगा, टोलुइन प्लस NaCl। फिटिक अभिक्रिया में क्या होता है, दो मॉलिक्यूल्स रहेंगे अलग अलग, किसके, क्लोरोबेंजीन के या हेलोइरिन के। इसकी क्रिया सोडियम के साथ में शुष्क ईथर की उपस्थिति में, सेम ऐसा ही प्रोसेस है। यहाँ पे एक क्लोरोमेथेन है, यहाँ पे क्या है, दूसरा क्लोरोबेंजीन है। ध्यान रखिएगा बाकी चीजें सेम है। क्या होगा, एक बेंजीन रिंग और दूसरी बेंजीन रिंग, दोनों को आपस में जोड़ दीजिएगा, डाइफेनिल इसे बोला जाता है, इसे डाइफेनिल बनेगा और साथ साथ सोडियम क्लोराइड बाहर जाएगा। रिएक्शन नंबर 14 है क्लोरोबेंजीन की प्रतिस्थापन अभिक्रिया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसकी, क्लोरोबेंजीन की। और पहली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इनमें है कौन सी, नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण में क्या होगा, क्लोरोबेंजीन की क्रिया आप नाइट्रिक एसिड से कराएंगे, सांद्र नाइट्रिक एसिड से और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में। तो क्या बनेगा, आर्थो नाइट्रो पैरानाइट्रो क्लोरोबेंजीन, दोनों का मिश्रण बनेगा। सल्फोनीकरण में क्या होता है, सल्फोनीकरण में क्रिया करवाएंगे आप क्लोरोबेंजीन की किसके साथ में, H2SO4 के साथ में, और इसे गर्म करेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, सल्फोनिक अम्ल, आर्थो सल्फोनिक अम्ल क्लोरोबेंजीन का, और यह पैरा सल्फोनिक अम्ल बन जाएगा क्लोरोबेंजीन का। ठीक है, ये दोनों मिश्रण बन जाएंगे। फिर हैलोजनीकरण अभिक्रिया अथवा क्लोरीनीकरण भी इसको हम बोल सकते हैं, क्योंकि क्लोरीन से ही हम एक्चुअली क्रिया करवाने वाले थे। तो हैलोजनीकरण या क्लोरीनीकरण, तो क्लोरीनीकरण में क्या होगा, Cl2 क्रिया करेगा किसके साथ में, क्लोरोबेंजीन के साथ में, आयरन धातु की उपस्थिति में, मतलब उत्प्रेरक का काम करेगा ये। तो क्या बन जाएगा, ये दोनों का मिश्रण बन जाएगा। क्या बनेगा, ये कंपाउंड का नेम क्या है, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, और इसका पैरा डाइक्लोरोबेंजीन है। ठीक है स्टूडेंट्स, रिएक्शन नंबर 15 पे आते हैं। रिएक्शन नंबर 15 क्या है, विलियमसन ईथर संश्लेषण अभिक्रिया। मतलब संश्लेषण करना है, किसका संश्लेषण करना है, ईथर को संश्लेषित करना है, ईथर को इकट्ठा करना है, ईथर को बनाना है, ईथर बनाने की अभिक्रिया है ये। अब कैसे होती है ये अभिक्रिया, हम लेते हैं क्या, एथिल ब्रोमाइड की क्रिया करवाते हैं किसके साथ में, सोडियम इथॉक्साइड के साथ में, एथिल ब्रोमाइड प्लस सोडियम इथॉक्साइड। होता क्या है यहाँ पे, यहाँ का Br हटता है और यहाँ का कौन हटता है भैया, Na हटता है, और O आकर के इस CH2 के साथ में जुड़ जाता है। देखो इस प्रकार से C2H5 मैंने इसको लिख दिया, CH3 CH2 को, तो C2H5O यहाँ आ गया और इसके साथ में क्या जुड़ गया, फिर से C2H5 ये वाला आके जुड़ गया, प्लस क्या हुआ, NaBr बाहर चला गया। इस रिएक्शन को बोलते हैं ईथर बनाने की अभिक्रिया, ईथर संश्लेषण अभिक्रिया। इसका कंपाउंड का नाम क्या है, डाइएथिल ईथर नाम है कंपाउंड का। देखो अगली अभिक्रिया है एस्टरीकरण अभिक्रिया। एस्टरीकरण अभिक्रिया में आप ध्यान रखिएगा कि एसिटिक एसिड और एथिल अल्कोहल क्रिया करेंगे आपस में, एक अल्कोहल और एक एसिड क्रिया करेंगे, और सांद्र अम्ल की उपस्थिति में यह क्रिया संपन्न होगी। बनेगा क्या, यहां से हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, यहां से OH बाहर निकलेगा, जल बाहर चला जाएगा और एक साथ आकर के ये एस्टर बन जाएगा, एस्टर, एथिल एसीटेट इसका नाम है। इस एस्टर का क्या नाम है, एथिल एसीटेट। अगली अभिक्रिया है अल्कोहल के निर्जलीकरण की अभिक्रिया, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। सेटजेफ नियम, एक वैज्ञानिक थे सेटजेफ, उन्होंने नियम प्रस्तुत किया था अल्कोहल के निर्जलीकरण के लिए। अल्कोहल लेते हैं कि हम अल्कोहल को निर्जलीकरण कराना है तो 350 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करना है Al2O3 के साथ में, मतलब निर्जल Al2O3 के साथ में गर्म करना है। गर्म करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा आप, यहाँ समझने वाली बात आती है, यहाँ से जल बाहर निकलेगा। निर्जलीकरण का मतलब क्या होता है, जल बाहर निकलना। अब जल बाहर कैसे निकलेगा, तो सर यहाँ का OH जाएगा और यहाँ का एक H जाएगा, यहाँ का OH जाएगा और यहाँ का एक H जाएगा। ध्यान रखिएगा आप यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे शायद मिस किया है, मिस करके लिखा हुआ है, यहाँ 3 कार्बन लिया, वहाँ पे यहाँ 3 है, ठीक तो ऐसा है, ठीक है कंफर्म है, बट यहाँ का हाइड्रोजन मैंने यहाँ का ज्यादा कर दिया है ये। अब ठीक है, देखिएगा जरा, CH3 CH2 CH2 OH क्या बन जाएगा, यहाँ का OH जाएगा और इसके बगल वाला कार्बन हाइड्रोजन यहाँ का जाएगा, तो ये बन गया। एक्चुअली नियम क्या होता है, जल का अणु निकलने में OH समूह उस निकटवर्ती कार्बन के हाइड्रोजन के साथ निकलता है। निकटवर्ती कार्बन कौन सा है, ये वाला OH समूह के निकटवर्ती कार्बन कौन सा है, ये वाला है। इस कार्बन के हाइड्रोजन के साथ में कौन जाएगा, OH जाएगा। तो मैंने यही का हाइड्रोजन यहाँ पे निकाल दिया, तो क्या बचा, CH2 पहले था, अब क्या बन गया, CH सिंगल बॉन्ड था, जब हाइड्रोजन निकला तो क्या बन गया, डबल बॉन्ड, और यहाँ CH2 जुड़ गया, यहाँ का OH और यहाँ का H निकल करके H2O बन गया। ठीक है, समझ आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ ये मैं। फिर अगली रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है।
ये यहाँ पे फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया कई प्रकार की होती है, बट मैंने फिनॉल की करवाई है, फिनॉल की फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया। फिनॉल लिया प्लस फ्रीडल क्रॉफ्ट एल्किलीकरण का मैंने कराया तो एल्किल हैलाइड लिया, मतलब क्लोरोमेथेन लिया या मेथिल क्लोराइड लिया। इसकी क्रिया निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में होगी तो क्या होगा, CH3 आएगा, एक बार ऑर्थो पे जुड़ेगा, CH3 आएगा, एक बार पैरा पे जुड़ेगा, तो दोनों का ये मिश्रण मिल जाएगा। और साथ साथ जो यहाँ का रिंग का जुड़ा हुआ हाइड्रोजन होगा वो हाइड्रोजन जाएगा किसके साथ में, इस क्लोरीन के साथ में, तो HCl बन जाएगा। इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, ऑर्थो मेथिल फिनॉल, ये पैरामेथिल फिनॉल। ठीक है, इन दोनों का मिश्रण बन रहा है ये। फिनॉल का नाइट्रीकरण, फिनॉल का नाइट्रीकरण कराना है हमें, बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, इससे क्वेश्चन अक्सर बनते हैं एग्जाम में। ये है फिनॉल, आप जानते हो बेंजीन रिंग के ऊपर OH लग जाता है जिसको हम फिनॉल कहते हैं। नाइट्रीकरण कराएंगे, नाइट्रीकरण कराने के लिए डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड का प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पे, और 5 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लग रहे हैं। तो क्या होगा, फिनॉल की ऑर्थो वाली पोजीशन पे नाइट्रो जाके लग जाएगा और फिनॉल की पैरा वाली पोजीशन पे जाके नाइट्रो लग जाएगा। आप ये आर्थो और पैरा पे क्यों लग जाता है ये चीजें आप बाद में जानोगे, क्योंकि अभी रिवाइज करने हैं आपको, तो तेजी से रिवाइज कर लीजिएगा। ये रेजोनेंस का कारण होता है, रेजोनेंस के कारण ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जाकर के NO2 लगते हैं। ये ना जानो आप, केवल ये जान लो ऑर्थो और पैरा पे जाके लग रहे हैं, बस इतना ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट ये वाली इसी में और रिएक्शन है, फिनॉल का नाइट्रीकरण ही करवाना है। नाइट्रीकरण में हमेशा आप जानते हो HNO3 भाग लेता है, और HNO3 इस बार कौन सा लाए हैं, सांद्र HNO3। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, डाइल्यूट लाए थे तो ऑर्थो पे गया नाइट्रो और पैरा पे गया नाइट्रो, जब सांद्र लाए हैं तो ऑर्थो और नाइट्रो, ऑर्थो और पैरा हर जगह पे नाइट्रो जा रहा है। आप देख पा रहे हैं 3 जगह पे नाइट्रो जाके लग रहा है, इसको हम बोलते हैं पिक्रिक एसिड। क्या बोलते हैं, पिक्रिक एसिड। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि फिनॉल से पिक्रिक एसिड कैसे बनाया जाता है, फिनॉल से कैसे प्राप्त करोगे पिक्रिक एसिड। सांद्र HNO3 की क्रिया करवाएंगे आप और बन जाएगा आपको क्या, पिक्रिक एसिड। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अगली रिएक्शन है कोलबे-स्मिट अभिक्रिया। कोलबे-स्मिट अभिक्रिया में क्या होता है, कोलबे-स्मिट अभिक्रिया में आप जानते हो फिनॉल लेंगे, फिनॉल की क्रिया NaOH से करवाते हैं तो बनता है सोडियम फिनॉक्साइड। एक्चुअली होता क्या है, O Na जाके यहां लग जाता है, OH और इसके साथ आकर के H2O रिलीज हो जाता है, ये -H2O रिलीज हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड की क्रिया आप करवाएंगे किसके साथ में, CO2 के साथ में, 125 डिग्री सेंटीग्रेड और 4 to 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, इतने दाब पे आप इसकी क्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा, सोडियम सैलिसिलेट बनता है, सोडियम सैलिसिलेट बनता है। फिर सोडियम सैलिसिलेट की क्रिया आप करवाते हैं HCl के साथ में, तो बन जाता है क्या, सैलिसिलिक एसिड। क्या बनता है ये, सैलिसिलिक अम्ल। इसको आप सिंगल एक स्टेप में भी कर सकते थे। एक स्टेप में करने के लिए क्या करेंगे, फिनॉल प्लस CO2 प्लस HCl, एक स्टेप में करना है आपको, तो फिनॉल प्लस CO2 प्लस HCl किसकी उपस्थिति, NaOH की उपस्थिति में क्रिया करवाएंगे आप, बन जाएगा सैलिसिलिक एसिड। बहुत सिंपल तरीका है, एक स्टेप में कराना है तो आप सिंपल क्या कर सकते हो, फिनॉल प्लस CO2 प्लस HCl, गिब्स के ऊपर लगाएंगे आप NaOH और बन जाएगा क्या, सैलिसिलिक एसिड। ये फाइनल प्रोडक्ट। स्टेप वाइज करानी है तो इस टाइप से आप करवा सकते हैं रिएक्शन। अगली रिएक्शन है राइमर-टीमन अभिक्रिया। भाई साहब ऐसा कोई ईयर नहीं जाता, ऐसा कोई सत्र नहीं जाता जिस बार ये रिएक्शन ना आती हो, ऐसा कोई सत्र नहीं जाता जब ये रिएक्शन बोर्ड एग्जाम में ना छपी हो। ये दोनों रिएक्शंस, तीनों जो मैंने लिख रखी हैं, ये हर सत्र में आती हैं रिएक्शंस। राइमर-टीमन देखिए, फिनॉल प्लस क्या नाम है इसका, क्लोरोफॉर्म प्लस NaOH, फिनॉल क्लोरोफॉर्म NaOH, सैलिसैल्डिहाइड बनता है, सैलिसैल्डिहाइड बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया, बहुत बार पूछी गई अभिक्रिया है। अगली रिएक्शन है गॉटरमैन अभिक्रिया। गॉटरमैन में क्या होता है, डायजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की क्रिया करवाते हैं आप HBr के साथ में, कॉपर की उपस्थिति में। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की क्रिया करवाते हैं, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की क्रिया करवाते हैं आप HBr से, कॉपर की उपस्थिति में। बनता क्या है, ब्रोमोबेंजीन। क्या बनेगा, ब्रोमोबेंजीन, और नाइट्रोजन गैस बाहर हो जाएगी। इस क्रिया को कहेंगे गॉटरमैन अभिक्रिया। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है ये सब। आते हैं भैया नेक्स्ट रिएक्शन पे। रिएक्शन नंबर 23 है गॉटरमैन-कोच अभिक्रिया। गॉटरमैन-कोच अभिक्रिया में क्या होता है, गॉटरमैन-कोच अभिक्रिया में आप बेंजीन रिंग लेते हो, बेंजीन की क्रिया आप करवाते हो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में और अम्लीय माध्यम में। माध्यम कैसा होगा, अम्लीय होगा, HCl के साथ में। बनेगा क्या, बेंजल्डिहाइड। क्या बनेगा, बेंजल्डिहाइड। निर्जल NaCl3 की उपस्थिति में यह क्रिया संपन्न होगी। क्या होगा, बेंजीन
CO कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl तीनों को मिलाएंगे क्या बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड प्लस HCl। कोल्बे अभिक्रिया देखिएगा क्या होता है, कोल्बे में क्या होता है, फिनॉल लेंगे, फिनॉल के साथ साथ क्या होगा, NaOH और CO2, फिनॉल सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तीनों को आप मिलाएं, तीनों को जब आप मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, सैलिसिलिक एसिड। क्या बनेगा, सैलिसिलिक अम्ल। ये भी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, कोल्बे अभिक्रिया और गॉटरमैन कोच अभिक्रिया। इसमेट अभिक्रिया भी बड़ी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। CH3COOH एसिटिक एसिड और N3H हाइड्रोजोइक एसिड अम्लीय माध्यम होगा, दोनों को आप क्या करेंगे, एक दूसरे से क्रिया करवाएंगे तो क्या बन जाएगा, एमीन बन जाएगा। एमीन बनाने की अभिक्रिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, इसमेट अभिक्रिया। अच्छा, यहाँ पे आप ये बेंजोइक एसिड मिल सकते थे, बेंजोइक एसिड प्लस हाइड्रोजोइक एसिड, हाइड्रोजन आयन के साथ में रिएक्शन कराएंगे आप यहाँ पे तो बनेगा क्या, एनिलीन, एनिलीन भी बन जाएगा यहाँ से। तो दोनों रिएक्शन हो सकती थी, एलिफैटिक बन गई एमीन और वो एरोमेटिक एमीन बन जाएगी। अगली रिएक्शन है युग्मन अभिक्रिया। युग्मन अभिक्रिया में क्या होता है, डायजोनियम क्लोराइड, बेंजीन का, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड और फिनॉल, इन दोनों को ऐड करना है। युग्मन, युग्मन मतलब होता है जोड़ना एक दूसरे में, तो दोनों रिंगें आके एक दूसरे से जुड़ रही हैं, कैसे हुआ क्या, N2Cl और ये दोनों रिंग आके आपस में एक दूसरे से जुड़ गई, दोनों बेंजीन रिंग जुड़ गई और इसका OH भी एक साथ आके जुड़ गया, तो क्या बना है यहाँ पे, सॉरी ये यहाँ पे OH नहीं होगा, इसको ध्यान से रखिए, हटा दीजिएगा इसको, ये होगा डाइफेनिल, डाइफेनिल बन गया ये कंपाउंड के नेम, और नाइट्रोजन गैस बाहर जाएगी और साथ साथ इसमें H2O बाहर जाएगा। ठीक है, नाइट्रोजन गैस बाहर जाएगी, सॉरी ये NaCl की बजाय आप नाइट्रोजन गैस लिख लीजिएगा, यहाँ पे N2 गैस बाहर जा रही है और H2O बाहर जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, ध्यान से नोट करिएगा। स्टीफन अभिक्रिया में क्या होता है, मेथिल साइनाइड की क्रिया करवाते हैं आप जल के साथ में, जल का मिश्रण, ये एक मिश्रण होता है और इस मिश्रण को आप घोलते हो टिन क्लोराइड और HCl के साथ साथ जो गुड़ा हुआ ईथरी विलयन होता है उसमें घोल देते हो तो आपको मिल जाता है क्या, एल्डिहाइड, मेथिल सॉरी एसिटाल्डिहाइड बनता है। तो इसे ध्यान रखना आप, स्टीफन अभिक्रिया भी बड़ी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, सारी रिएक्शंस आप नोट कर लीजिएगा साथ में। अगली रिएक्शन है क्लेमेंसन अपचयन अभिक्रिया। क्लेमेंसन अपचयन और वुल्फ-किश्नर अपचयन दोनों इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने दोनों को एक साथ ले ली, और दोनों रिएक्शन जो होती हैं वो एल्डिहाइड और कीटोन में एक साथ की जाती हैं, एल्डिहाइड के साथ में भी और कीटोन के साथ में भी यूज में ज्यादा आती है, इसलिए मैंने दोनों को एक साथ ले ली। तो देखिए एल्डिहाइड का अपचयन करवा रहे हैं यहाँ और यहाँ कीटोन का अपचयन करवा रहे हैं, किससे, क्लेमेंसन अपचयन से। क्लेमेंसन अपचयन करवाने के लिए आता है क्या, अपचायक जिंक अमलगम और HCl का मिश्रण, जिंक अमलगम और HCl का मिश्रण, इससे हाइड्रोजन निकलती है और वो हाइड्रोजन जाती है एल्डिहाइड पे जुड़ती है। एल्डिहाइड पे जुड़ने का मतलब क्या हुआ, हाइड्रोजन 2 आई यहाँ पे जुड़ी तो बन गया क्या, CH3 पहले से था, प्लस ऑक्सीजन को हाइड्रोजन लेके चली गई तो बन गया H2। सेम यहाँ पे भी था, इस वाले कार्बन पे आकर के हाइड्रोजन 2 जुड़ गए और यहाँ पे लगा हुआ ऑक्सीजन निकल गया, क्या बन गया, H2। तो क्या बन गया ये भी, ये है क्या, एल्केन, एल्केन बनता है। अपचयन करवाएंगे आप एल्डिहाइड का और कीटोन का, दोनों का, तो क्या बनेगा, एल्केन बन जाएगा। क्लेमेंसन अपचयन में क्या याद रखना आप, जिंक अमलगम HCl की उपस्थिति रहेगी, वो हाइड्रोजन देंगे। वुल्फ-किश्नर अपचयन में क्या याद रखेंगे, ये होगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से क्या होगा, अपचयन होगा, एल्डिहाइड का बेसिकली ज्यादातर इसमें करते हैं। अपचयन करने के बाद एक मिक्स कंपाउंड बनता है हाइड्रोजन का, और उसके बाद हाइड्रोजन के कंपाउंड को आप KOH के साथ में मिला करके गर्म करते हैं तो इसमें एल्केन अलग हो जाता है, नाइट्रोजन गैस बाहर हो जाती है और H2O बाहर हो जाता है। ठीक है, 2 कार्बन का लिए थे तो 2 कार्बन का एल्केन मिला, वहां पे 2 कार्बन का लिए थे तो 2 कार्बन का एल्केन मिला। ठीक है, समझ में आ गया ये। वुल्फ-किश्नर में क्या रखना है आपको ध्यान, क्या रहता है अपचयन करवाने के लिए, हाइड्रोजन। क्लेमेंसन अपचयन में क्या आता है, जिंक अमलगम और HCl का मिश्रण। देखो अगली रिएक्शन है एल्डोल संघनन, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पिछली बार CBSE, UP, बिहार बोर्ड, कई बोर्ड में आई हुई रिएक्शन है। देखो क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन वाले एल्डिहाइड रहेंगे, 2 मॉलिक्यूल्स, 2 अणु अल्फा हाइड्रोजन के रहेंगे एल्डिहाइड के, और इन दोनों की क्रिया करवाएंगे हम किसके साथ, NaOH के साथ में। अब ये सेम भी हो सकते हैं एल्डिहाइड्स और अलग अलग नंबर ऑफ कार्बन्स के भी हो सकते हैं। अब करना क्या है, इसमें दोनों को आपको सिंपली आपस में एक दूसरे से जोड़ देना है। कैसे जुड़ेगा, जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ का CH2 है, जरा ध्यान दीजिएगा इस जगह पे, CH2 और H, इसको हम CH3 को कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, CH2 into H, ये इस प्रकार से। हुआ क्या, यहाँ पे जो डबल बॉन्ड का ऑक्सीजन है, ये कार्बन के साथ लगा हुआ डबल बॉन्ड का ऑक्सीजन जो होता है, उस डबल बॉन्ड के ऑक्सीजन के साथ में ये हाइड्रोजन आके जुड़ गया है। अब हाइड्रोजन आके जुड़ गया तो क्या हो गया, C के साथ में एक हाइड्रोजन पहले से था तो मैंने एक हाइड्रोजन ऊपर लिख दिया, अब इस ऑक्सीजन को इस हाइड्रोजन के साथ जोड़ दिया तो ये क्या हो गया, OH। अब सिंगल बॉन्ड, ये वाला कार्बन के पास अब कितना बचा है, 2 हाइड्रोजन,
तो मैंने एक ऊपर लगा दिया, एक नीचे लगा दिया, और CHO जो जुड़ा था CHO को सिंपली लिख दिया। अब क्या कर रहे हैं, इस रिएक्शन को हम बोलेंगे एल्डोल रिएक्शन, इस अभिक्रिया को एल्डोल अभिक्रिया बोलेंगे। जब इस एल्डोल में से हम पानी बाहर कर देंगे, ये पानी यहाँ से बाहर हो जाएगा, H2O OH यहाँ का और H यहाँ का, एक स्पीसीज यहाँ से निकला, एक स्पीसीज यहाँ से निकला, दोनों स्पीसीज निकल गए, H2O बाहर हो गया है, H2O यहाँ से रिलीज कर देना आप, -H2O कर दीजिएगा। अब H2O अगर बाहर हो गया है तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, डबल बॉन्ड। तो बीच में मैंने डबल बॉन्ड बना दिया। समझ आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, दोनों एल्डिहाइड आपस में जुड़ते हैं तो एक एल्डोल बनता है, एल्डोल में से वाटर रिलीज करते हैं तो एल्डोल संघनन हो जाता है। चलिए अगली रिएक्शन है कैनिजारो अभिक्रिया। कैनिजारो अभिक्रिया में क्या होता है, कैनिजारो एल्डोल एक दूसरे से रिलेटेड होती है। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन वाला एल्डिहाइड आता है, यहाँ पे बिना अल्फा हाइड्रोजन वाला एल्डिहाइड आता है। बिना अल्फा हाइड्रोजन वाला एल्डिहाइड कौन सा होता है सर, फॉर्मेल्डिहाइड होता है, और बेंजेल्डिहाइड होता है, बेंजेल्डिहाइड, बेंजेल्डिहाइड भी आ सकता है यहाँ पे। तो देखिए अगर फॉर्मेल्डिहाइड होगा तो HCHO प्लस NaOH दोनों को मिला के गर्म करेंगे, और मिला के गर्म करने के बाद क्या बनेगा, मैथिल अल्कोहल और साथ साथ HCOONA। अब आप सुनिएगा, मैथिल अल्कोहल को आप स्प्रिट कहते हैं। अगर यहाँ आप ले लेंगे क्या, बेंजोल्डिहाइड प्लस NaOH, तो क्या बन जाएगा, बेंजोइक एसिड, सॉरी बेंजोल वो बन जाएगा, फिनॉल बन जाएगा, सॉरी फिनॉल बन जाएगा प्लस HCOONA। क्लियर हो चुका होगा जहां तक मुझे उम्मीद है। स्टूडेंट्स अगली रिएक्शन है किसैनको अभिक्रिया। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। आप इसमें लेते हो क्या, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड को क्या करते हो आप, एल्यूमिनियम एथॉक्साइड के साथ में मिलाकर के गर्म करते हो। एल्यूमिनियम एथॉक्साइड के साथ में मिलाकर के एल्डिहाइड को गर्म करते हो तो क्या बनता है, एस्टर बन जाता है, एस्टर बन जाता है, एथिल एसीटेट बन जाता है। सामने कंपाउंड जो लिखा हुआ है इसका नाम क्या है, एथिल एसीटेट बन जाता है। ठीक है, ये रिएक्शन पिछली बार आई हुई बोर्ड एग्जाम में रिएक्शन है, इटार्ड अभिक्रिया। टोलुइन का ऑक्सीडेशन करवाते हैं क्रोमिल क्लोराइड की उपस्थिति में। क्रोमिल क्लोराइड लिखा हुआ है, क्रोमिल क्लोराइड की उपस्थिति में टोलुइन का ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो एल्डिहाइड बन जाता है, बेंजल्डिहाइड बन जाता है। रोजनमुल्ड अभिक्रिया, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। आप क्या करते हो, बेंजोइल क्लोराइड लेते हो, बेंजोइल क्लोराइड लेते हो और इसका करवाते हो अपचयन, रिडक्शन करवाते हो पैलेडियम और BaSO4 की उपस्थिति में। पैलेडियम तो इसमें काम करता है उत्प्रेरक का, लेकिन BaSO4 सॉरी पैलेडियम, हाँ ठीक बोल रहे हैं, और BaSO4 उत्प्रेरक भी इसका काम करता है। अदरवाइज अगर BaSO4 ना हो तो ये बेंजल्डिहाइड की जगह पे बेंजेनॉल बन जाए, बेंजोल बन जाए, बेंजोइल अल्कोहल बन जाए। बट BaSO4 जो होता है ये एल्डिहाइड को बेंजोइल अल्कोहल में चेंज होने नहीं देता है, नहीं तो ये CH2OH बन जाए। CH2OH ना बन के CHO ही रहे, इसके लिए BaSO4 इसमें मिलाया जाता है, अर्थात उत्प्रेरक विष का काम करता है ये। ठीक है, अगली रिएक्शन है पर्किन अभिक्रिया। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। बेंजल्डिहाइड लेते हैं, बेंजल्डिहाइड में क्रिया करवाते हैं हम लोग किसकी, ये है आपका क्या नाम है इसका, एनहाइड्राइड है ये एसिड एनहाइड्राइड है। एसिड एनहाइड्राइड के साथ में आप पिलाते हो किसको, बेंजल्डिहाइड को, तो बनता क्या है, सिनेमिक अम्ल। एक्चुअली होता क्या है जरा इसको समझ लीजिएगा आप। यहाँ पे यहाँ का ऑक्सीजन निकलता है, यहाँ का ऑक्सीजन निकलता है, और ऑक्सीजन निकलने के बाद क्या होता है, यहाँ पे आकर के ये यहाँ का जो बगल वाला कार्बन है, ये कार्बन आकर के जुड़ता है तो CH, एक्चुअली हुआ क्या, CH पहले से था, डबल बॉन्ड में CH हो गया, और यहाँ का COO हुआ, बट यहाँ का एक हाइड्रोजन जो था वो और आगे जाके जुड़ गया। समझिए, फिर से एक बार समझ लीजिएगा, CH तो था ये, अब यहाँ का एक हाइड्रोजन आता है, यहाँ का सॉरी एक हाइड्रोजन निकलता है यहाँ का, और इसके साथ में आकर के एक C जुड़ता है, CH डबल बॉन्ड CH, फिर क्या हुआ, आगे वाला कार्बन था जो COO में चेंज हुआ, और यहाँ का जो निकला हुआ हाइड्रोजन है वो आगे जाके H में जुड़ जाता है, तो सिनेमिक अम्ल इसे बोलते हैं हम लोग। पर्किन अभिक्रिया से सिनेमिक अम्ल बनता है। क्लेजन अभिक्रिया से क्या बनता है, सिनेमैल्डिहाइड बनता है। सिनेमिक अम्ल पर्किन अभिक्रिया से, क्लेजन अभिक्रिया से सिनेमैल्डिहाइड बनता है। इसमें क्या करते हैं, बेंजल्डिहाइड इसमें भी लेते हैं, बट इसमें क्या लेते हैं, एसिटल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड, यहाँ बेंजल्डिहाइड और क्या लिए थे, क्या बोलते हैं इसको यार, बार बार मैं भूल ही जा रहा हूँ इसको, एसिड एनहाइड्राइड। देखो अब क्या करते हैं, सिनेमिक अम्ल बनता है यहाँ पे, और यहाँ क्या बनता है, सिनेमैल्डिहाइड। देखिए बच्चों अगली रिएक्शन है हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, हाफमैन ब्रोमो एमाइड अभिक्रिया। ये क्या संश्लेषित करने की अभिक्रिया है, एमीन संश्लेषित करने की अभिक्रिया है, एमीन को प्राप्त करने की अभिक्रिया है ये। करते क्या है, हम लोग एमाइड लेते हैं CONH2, एथिल एमाइड लेते हैं, इसकी क्रिया ब्रोमीन और KOH के साथ में करवाते हैं, और करवा करके गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद होता क्या है, इसमें से CH3 CH2 के साथ में NH2 रह जाता है,
और इसमें से जो चीजें हैं ये बाहर हो जाती हैं। क्या बाहर हो जाता है? CO और KOH, ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, बनता है K2CO3, पोटेशियम कार्बोनेट और H2O, KBr, ये चीजें बाहर हो जाती है। एक्चुअली बनता क्या है आपका? एथिलेमीन। एथिलेमीन बनाने की अभिक्रिया है हाफमैन ब्रोमोएमाइड अभिक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है ये भी। अगली अभिक्रिया, ये तो आप समझिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एमीन की सबसे बेहतरीन इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में से एक है ये। कार्बोनिल अभिक्रिया एरोमेटिक एमीन और एलिफैटिक एमीन और एरोमेटिक एमीन दोनों की अभिक्रिया है, दोनों में होती है। मैंने सेम लिख रखा है इसीलिए एक साथ लिख दिया, एलिफैटिक एमीन, एरोमेटिक एमीन। क्लोरोफॉर्म, KOH, एक साथ रिएक्शन करते हैं ये, वो अलग ये अलग। क्या बनेगा? यहां था एथिल तो बन गया एथिल आइसोसाइनाइड प्लस KCl प्लस H2O। यहां था एनिलीन तो बन जाता है बेंजीन आइसोसाइनाइड प्लस KCl प्लस H2O। देखें आप, एक साथ रिएक्शंस आ रही है, एक साथ काम हो रहा है, दोनों सेम टू सेम है। ये एलिफैटिक एमीन की है, ये एरोमेटिक एमीन की है, दोनों देते हैं कौन सा? कार्बिल एमीन अभिक्रिया। इंपॉर्टेंट अभिक्रिया, ध्यान रखिएगा। हाफमैन मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया, इस मस्टर्ड ऑयल का मतलब क्या होता है? सरसों का तेल, लेकिन ये सरसों के तेल के जैसी रिएक्शन नहीं होती है। इस रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बनता है एथिल आइसोथायोसाइनेट, इसकी बदबू होती है जो वो सरसों के ऑयल के जैसी होती है। तो इस रिएक्शन का नाम ही हो गया क्या? हाफमैन मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया। समझ आ रहा होगा आपको? तो क्या होता है? CH3CH2NH2, एनिलीन, वो क्या नाम है, एथिलेमीन ले लिया, प्लस CH2 कार्बन डाइऑक्साइड और HgCl2 मर्क्यूरियस क्लोराइड, ये लेकर के एक साथ मिला करके गर्म कर देते हैं। बनता क्या है? एथिल आइसोथायोसाइनेट HgS प्लस HCl। तो इससे क्या होता है? सरसों के तेल की जैसे बदबू आती है, तो इसको क्या बोल देते हैं हम लोग? मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया, हाफमैन मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया। तो आशा करता हूं आपको 38 की 38 रिएक्शंस पूरे तरीके से क्लियर हो गई होंगी और आपके आने वाले एग्जाम में इससे बाहर नेमिंग रिएक्शंस में से कुछ भी आने वाला नहीं है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि एक एक रिएक्शंस आप कायदे से करके नोट करिएगा और स्क्रीनशॉट ले लेकर के इसको आप संजो करके रख लीजिएगा। आने वाले एग्जाम में 100% गारंटी से कह रहा हूं कि ये रिएक्शन छपने वाली है। और आप सुनिएगा, अगली वीडियो जो आपकी आने वाली है वो वीडियो आपकी आएगी IUPAC नोमेनक्लेचर उप सहसंयोजी यौगिकों की मैं प्रैक्टिस करवाने वाला हूं। लिगेंड समझाऊंगा, लिगेंड के प्रकार समझाऊंगा, उसके बाद फिर IUPAC नोमेनक्लेचर उसमें कुछ मैं इंपॉर्टेंट लेकर के समझा दूंगा। ठीक है भैया, धन्यवाद।